आज की कहानी एग नाम के एक ऐसे लड़के की है जो मेरिन नाम के एक लड़की को बचपन से बहुत पसंद करता था। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए और उन्हें एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन फिर एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ छीन लेती है। मेरिन के साथ एक घिनौना अपराध होता है और अंत में बेरहमी से उसकी जान ले ली जाती है और इस मौत का सारा इल्जाम इग पर आ जाता है। वो जहाँ भी जाता है लोग उसे खूनी कहकर बुलाने लगते हैं, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स आ जाती है जिससे वो लोगों का पास्ट देख सकता था। अब क्या वो इन पावर्स से अपने प्यार के कातिल को ढूंढकर उसे इंसाफ दिला पाएगा? देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत में हम इग को उसके घर में देखते हैं, जो मेरिन के मौत से बहुत दुखी था। शहर के लोग उससे नफरत करते हैं और उसे ही मेरिन की कातिल मानते हैं, मगर कोई सबूत न मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती। इन्हीं सब से बचने के लिए वो अक्सर अपने माँ बाप के घर जाकर खुद को छुपा लेता है और थोड़ी शांति ढूंढने की कोशिश करता है। उसका पूरा परिवार उसे बचाने में लगा है और पर्सनल लॉयर हायर करने की भी बात की जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद सच में वही गुनहगार है। सिर्फ उसका बड़ा भाई टेरी ही उसे यकीन दिलाता है कि जो भी हो मैं आखिर तक तेरे साथ हूँ। इसके बाद इग अपने बचपन के दोस्त ली से मिलता है। ली एक वकील है और वो हर मुमकिन कोशिश में लगा है ताकि इग को जेल ना हो, लेकिन ली बताता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में मेरिन की लाश रखी गई थी वहाँ अचानक आग लग गई, जिससे सारे सबूत खराब हो गए। अब सच साबित करना और भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से पुलिस को एक आई विटनेस मिला है जो दावा करता है कि उस रात उसने इग को मेरिन को जबरदस्ती घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालते देखा था। ये सुनकर इग की परेशानी और बढ़ जाती है। इन सब से भागते हुए वो शाम को एक पब में चला जाता है जहां उसकी दोस्त ग्लेना काम करती है। ग्लेना काफी समय से इग को चाहती थी और आज तक वो चाहती है कि वो दोनों एक हो जाएं। लेकिन इग ने मेरिन के सिवा कभी किसी को नहीं चाहा, क्योंकि उसके दिल में अब भी वही खालीपन और मेरिन का नाम ही गूंजता रहता है। उसी शाम हम देखते हैं कि मेरिन के पिता डेल और उनके कुछ दोस्त उस जगह पर जाते हैं जहां मेरिन की मौत हुई थी। सब लोग उसे श्रद्धांजलि देते हुए बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि मेरिन को मारने वाले हत्यारे को अभी तक सजा नहीं मिली और वो सिर्फ दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसी जगह के ऊपर बने ट्री हाउस में इग अकेला बैठा शराब पी रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ नहीं है, क्योंकि मेरिन के पिता उसे अपनी बेटी का कातिल मानते हैं। फिर सबके चले जाने के बाद इग का दर्द गुस्से में बदल जाता है और गुस्से में गॉड की मौजूदगी का इनकार करता है। तभी ग्लेना वहाँ आकर उसे रोकती है कि ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें और भी गलत समझेंगे। एक टूटे हुए दिल से कहता है, मेरिन हर संडे चर्च जाती थी और अपने गले में क्रॉस का लॉकेट पहनती थी, फिर भी गॉड ने उसे नहीं बचाया। अगर गॉड सच में है तो उसने मुझसे मेरे मेरिन को क्यों छीन लिया? ग्लेना उसका गुस्सा और दर्द समझ रही थी, इसलिए उसे शांत करने की कोशिश करती है और संभाल कर अपने साथ ले जाती है। उसी रात दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, लेकिन जब सुबह इग उठता है तो आईना देखते ही वो अंदर से कांप जाता है। उसके सर से 2 सींग निकलने लगे थे। वो घबराकर ग्लेना से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे सर पर ये सींग दिख रहे हैं? लेकिन ग्लेना का ध्यान सींगों पर नहीं होता। वो इस बारे में बात भी नहीं करती और अचानक अपने दिल के सारे राज बताने लगती है। फिर पागलों की तरह डोनट्स का पूरा डिब्बा खाने लगती है। एक को उसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आती और वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट से फॉर्म लेकर भर रहा होता है कि पास में एक औरत अपनी बच्ची को संभाल नहीं पा रही होती। उसी वक्त रिसेप्शनिस्ट उस औरत से बच्ची को बाहर ले जाने के लिए चिल्लाती है। ये सुनकर वो औरत गुस्सा करने लगती है, तो इग उसे समझाने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो इग को उस औरत की पास्ट की कुछ चीजें दिखने लगती है जो किसी से कहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है, लेकिन नर्स बिना कुछ पूछे अपने अफेयर के सारे राज बताने लगती है। इग समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसके सींग देखकर कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन दिए बिना अपने दिल के राज उसके सामने क्यों खोल रहे हैं। तभी डॉक्टर आता है और उसका हाल भी बाकियों की तरह होता है। वो अपनी नर्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और अचानक थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि इन सींगों को अभी काटना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन से पहले उसे बेहोश करने के लिए मास्क लगाया जाता है और तभी बेहोशी में उसे अपना बचपन याद आने लगता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां वो चर्च में होता है और यहीं पर पहली बार उसकी मुलाकात मेरिन से होती है। प्रेयर के बाद उसे मेरिन का लॉकेट मिलता है जो यहाँ गिर गई थी। एक वो लॉकेट अपने पास रख लेता है। घर वापस आकर वो अपने फ्रेंड ली को वो लॉकेट दिखाता है जो टूटा हुआ था। ली मेरिन का लॉकेट फिक्स कर देता है और कहता है कि मुझे मेरिन को ये लॉकेट लौटा देना चाहिए, पर इग मना कर देता है क्योंकि वो खुद मेरिन को ये लॉकेट देने वाला था।
अगले दिन ईग मेरिन को उसका लॉकेट लौटाने के लिए जाता है और यहीं से उन दोनों के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद ईग मेरिन को अपना ट्री हाउस घुमाने ले जाता है। मेरिन को ये ट्री हाउस बहुत पसंद आती है और वो बहुत खुश होती है। उस वक्त ली दूर से ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी ईग उसे बता देता है कि इस लॉकेट को मैंने नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड ली ने फिक्स किया है और असल में आज मेरी जगह पर उसे होना चाहिए था। इस पर मेरिन कहती है कि वो लॉकेट मैंने जानबूझकर वहाँ तुम्हारे लिए ही छोड़ा था ताकि तुम उसे उठा सको और मुझे वापस देने के लिए आ सको। इसका मतलब मेरिन ईग को ही पसंद करती है और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ वो बड़े होते गए और साथ में उनका प्यार भी एक अलग लेवल पर जाने लगा। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है और ईग की आंख खुलते ही वो देखता है कि उसके सींग और लंबे हो चुके हैं और डॉक्टर की आरी उसी में फंसी हुई है। लेकिन डॉक्टर और नर्स ये सब छोड़कर यहीं पर अपनी अय्याशी में लगे हुए थे। डर के मारे ईग वहाँ से भाग निकलता है और सीधा चर्च पहुँचता है। वहाँ फादर मूल्ड से मदद मांगता है, लेकिन फादर उसे देखकर घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ये गॉड की तरफ से तुम्हारे पापों की सजा है। तुम श्रापित हो चुके हो और तुमने गॉड का इनकार करने का सबसे बड़ा पाप किया है। तुम्हें किसी मकसद से एक डीमन बना दिया गया है। ईग कहता है कि इस श्राप से बचने का कोई तो रास्ता होगा। फादर इनकार कर देते हैं कि आखिर में तुम इसी रूप में अपने मकसद को पूरा करके मरोगे और यही गॉड का फैसला है। ये सब सुनकर ईग और ज्यादा परेशान हो जाता है और ली के पास बात करने जाता है। उससे बात करके पता चलता है कि ली को उसके सींग दिखाई ही नहीं दे रहे और उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो अपने माँ बाप के घर जाता है तो माँ अपने दिल की बात उगलने लगती है कि मैं तुम्हारी परेशानियाँ सुन सुनकर थक चुकी हूँ। सच कहूँ तो अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। एक बाहर जाने ही वाला होता है कि उसके पिता सामने आ जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरिन के साथ जो हुआ वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ईग को जेल से बचाने के लिए उन्होंने ही फॉरेंसिक लैब में आग लगवाई थी। अब ईग समझ चुका था कि इस सींग की वजह से उसके अंदर कुछ पावर आ गई है और उसे लोगों के छुपे हुए राज दिख रहे हैं। वो तय करता है कि अब वो इसी पावर से मेरिन के असली कातिल को ढूंढेगा और उसे सबके सामने सच कबूल करने पर मजबूर करेगा। वो अपनी गाड़ी लेकर पब की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में फिर वही रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। एक कहता है, तुम लोग आपस में लड़कर फैसला क्यों नहीं कर लेते कि मुझसे सबसे धमाकेदार इंटरव्यू कौन करेगा। और ऐसा कहते ही रिपोर्टर्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में एक चुपचाप पब के अंदर चला जाता है। वहाँ बैठे हुए सभी से कहता है कि तुम में से अगर किसी को भी मेरिन के मर्डर के बारे में पता है तो मुझे अभी बताओ। सब अपने अपने दिल की भड़ास निकालने लगते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी बताता है कि वो उस इंसान को जानता है जिसे उस नए विटनेस के बारे में पता है जिसने गवाही दी थी। फिर उसका नाम और एड्रेस लेकर ईग अपनी गाड़ी में लौटता है और तभी उसकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। ये वही एंगेजमेंट रिंग थी जो उस रात वो मेरिन को सरप्राइज देकर शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है उस सरप्राइज के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते थे, उसका दोस्त ली और उसका बड़ा भाई टेरी। सब कुछ उन्होंने सेट कर रखा था कि जैसे ही मेरिन हाँ बोलेगी सब उसी डिनर नाम के रेस्टोरेंट में इकट्ठा होकर पार्टी करेंगे। लेकिन सब कुछ एक अलग मोड़ ले लेता है जब ईग मेरिन से मिलता है। वो अचानक कहती है कि मैं लॉस एंजेलिस जा रही हूँ, मैं अपने करियर को लेकर सीरियस हूँ और अब हम कभी भी साथ नहीं रह सकते। ईग परेशान हो जाता है कि तुम ये क्या कह रही हो, हमने साथ में कितने सपने देखे थे और तुम भी तो पहले यही चाहती थी। उसी वक्त एक वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है पर सिचुएशन देखकर चली जाती है। फिर ईग मेरिन से सवाल करने लगता है। मेरिन कोई जवाब ठीक से नहीं देती तो ईग को लगने लगता है कि मेरिन की जिंदगी में कोई और आ चुका है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। लेकिन मेरिन कुछ भी क्लियर किए बिना वहाँ से चुपचाप चली जाती है। ईग भी गुस्सा करके बाहर निकलता है तो टेरी कुछ कहने के लिए सामने आता है, मगर ईग गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। पूरी रात भटकने के बाद अगली सुबह वो एक सुनसान जगह पर गाड़ी में ही सो जाता है। तभी एरिक नाम का एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे उठाता है और पूछता है कि तुमने मेरिन को आखिरी बार कब देखा था। ईग को कुछ नहीं पता था, वो बस जवाब देता है, कल रात मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था, और इसी जवाब के साथ मर्डर का इल्जाम उसी पर आ गया था। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ईग सीधे उसी डिनर रेस्टोरेंट पहुँचता है जहाँ उसे वही वेट्रेस वेरोनिका भी मिल जाती है। ईग पूछता है कि तुमने पुलिस से क्यों कहा कि मैंने मेरिन को घसीटकर गाड़ी में डाला था। वेरोनिका बेपरवाह होकर सारा सच बोल देती है कि मुझे न्यूज में वायरल होना था। मैं जानती हूँ कि मैं झूठी हूँ, पर मैं बहुत सुंदर भी हूँ, इसलिए चाहती थी कि न्यूज मैगजीन में मेरी फोटो छप जाए। ये सुनकर ईग को बहुत गुस्सा आता है, पर फिलहाल उसे कुछ भी किए बिना वो उस क्लब में पहुँचता है जहाँ टेरी बैंड बजा रहा होता है। शो खत्म होते ही वो टेरी को बाहर ले आकर बताता है कि झूठा गवाह मिल गया है
अब तुम्हें पुलिस को सच बताना होगा, क्योंकि उस रात तुमने भी मुझे गाड़ी लेकर जाते हुए देखा था। लेकिन तभी बात करते करते एक टेरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे टेरी और मैरिन के पास्ट दिखने लगती है। उस रात ईग के जाने के बाद टेरी ने मैरिन को लिफ्ट दी थी। मैरिन बहुत दुखी थी। उस वक्त टेरी नशे में था, फिर भी उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे कुछ नशीली चीज लेने के लिए कहता है, लेकिन मैरिन मना कर देती है। विजन्स में साफ साफ दिख रहा था कि टेरी उसे बार बार टच कर रहा है और उसके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे। इन सब से परेशान होकर वो गाड़ी से उतर गई और सीधे ट्री हाउस की तरफ चली गई। और टेरी तेज बारिश की वजह से वहीं कार में रुक गया और नशे की वजह से वहीं सो गया। फिर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पास खून लगा हुआ एक पत्थर पड़ा था। डर के मारे वो मैरिन को ढूंढने जंगल में गया तो देखा कि ट्री हाउस के नीचे मैरिन की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने उसको बहुत बुरी तरह मार दिया था, लेकिन इल्जाम उस पर ना आ जाए इसलिए डर के मारे उसने पुलिस को फोन नहीं किया। उसने सारे सबूत मिटा दिए और इस राज को वहीं पर दफना दिया। ये देखकर एग उसे गुस्से में पीटने लगता है। उसे लगता है मैरिन को उसी ने मारा है, पर तभी वहाँ पुलिस आ पहुँचती है तो ईग कहता है कि उस लड़की ने झूठी गवाही दी थी, मैंने मैरिन को नहीं मारा। लेकिन पुलिस कुछ भी बिना सुने मारपीट की वजह से उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। अगली सुबह उसका दोस्त ली जैसे तैसे करके उसे जमानत पर बाहर ले आता है। फिर वो ली को बताता है कि टेरी ही वो इंसान था जिसने आखिरी बार मैरिन को देखा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तभी उसकी नजर ली के गले में पड़े क्रॉस पर जाती है। वो पूछता है, ये तो मैरिन का था, फिर तुम्हारे पास कैसे आया? ली कहता है, ये मैरिन ने मुझे दिया था और मैरिन के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। ये सुनकर एक समझ जाता है कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से मैरिन उससे दूर जा रही थी। उसका दिल टूट जाता है कि उसका अपना दोस्त ही उसे धोखा दे रहा था। फिर वो गुस्सा करके सीधा मैरिन के पिता डेल के घर पहुंचता है, लेकिन डेल उसे देखते ही बंदूक तान देता है। एक बिना डरे कहता है कि मैं जानता हूँ आप भी मुझे अपनी बेटी का कातिल समझते हैं, चाहो तो अपना दिल हल्का करने के लिए मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं बस ये पूछने आया हूँ, क्या मैरिन ने कभी आपसे किसी और का जिक्र किया था? डेल का गुस्सा शांत नहीं होता और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। लेकिन यहाँ एक और बात साफ होती है कि ली के बाद अब डेल को भी ईग का सींग दिखाई नहीं दे रहा था। अब उस रात ईग एक सुनसान जगह पर जाता है और गुस्से में अपना सींग तोड़ने के लिए पत्थर पर मारने लगता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। तभी वहाँ चारों तरफ से बहुत सारे सांप आने लगते हैं। पहले वो डर जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये उसे नुकसान नहीं पहुँचा रहे। एक सांप उसके कंधे पर चढ़कर लिपट जाता है। वो समझ जाता है कि ये सींग की पावर्स हैं जिससे वो बहुत कुछ कर सकता है। वो फैसला करता है कि अब वो हर उस इंसान से बदला लेगा जिसने उसे धोखा दिया है। और सबसे पहले बारी आती है वेरोनिका की, जहाँ वो रात को रेस्टोरेंट बंद करके कार में बैठती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कार सांपों से भरी हुई है और अगले ही पल सांप अचानक उस पर हमला कर देते हैं, जिससे डर के मारे वो बाहर गिरती है और ईग के सामने ही बहुत बुरी तरह मारी जाती है। इसके बाद वो टेरी के पास जाता है जहाँ वो नशा कर रहा था। अब क्योंकि उसने सच्चाई देख रखी थी इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हें भाई मानता था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे टेरी इतना ज्यादा नशा करने लगता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। ईग इतना ज्यादा गुस्से में इसलिए था क्योंकि उसने विजन्स में देखा था कि आखिरी वक्त पर मैरिन उसे जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही थी, पर वो मदद के लिए नहीं गया। इसके बाद ईग उसके कमरे को जंगल में बदल देता है और बहुत सारे पेड़ों के जड़ें उसे जकड़ने लगते हैं, पर ईग उसे जान से नहीं मारता। ये तो बस एक पनिशमेंट था। इसके बाद अगली सुबह वो ली को मिलने बुलाता है और सीधे पूछता है कि मैरिन के साथ तुम्हारा रिश्ता कब से था? ली कहता है, बस कुछ महीनों से, पर मैं तुम्हें ये सब बोलकर और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन एक गुस्सा करने लगता है कि कम से कम तुम मुझे बता देते तो शायद मैरिन आज जिंदा होती। इस दौरान गुस्से में वो मैरिन का लॉकेट छीन लेता है और उसी पल ली को ईग के सींग दिखाई देने लगते हैं। ईग समझ जाता है कि यही लॉकेट उसे अब तक प्रोटेक्ट कर रहा था, पर अब वो सब कुछ सच बताएगा और उसका पास्ट भी ईग देख सकेगा। इसके बाद जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी सारी सच्चाई ईग विजन में देखने लगता है। दरअसल उस रात से पहले मैरिन ने ली को मिलने बुलाया था और कहा था कि उसे अपने बारे में एक ऐसा सच पता चला है जिसके बाद वो ईग के साथ नहीं रह सकती, और ली को एक दोस्त समझकर बताती है कि ब्रेकअप की बात करते वक्त वो आसपास ही रहे ताकि उसे सपोर्ट मिले। फिर रात को मैरिन के साथ ब्रेकअप के बाद जब ईग गुस्सा करके चला गया तो ली सब कुछ अपनी कार से देख रहा था। लेकिन जब मैरिन टेरी के साथ चली गई तो उसकी बेचैनी बढ़ गई और वो चुपचाप उनके पीछे निकल गया। फिर जब जंगल के बीच गाड़ी रोककर मैरिन ट्री हाउस की तरफ निकल गई और टेरी नशे में सो गया
तो ली मैरिन को संभालने के बहाने उसके पीछे गया। उसे घर चलने के लिए